हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसिडेंट। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीरीज की दोस्तों पहली वीडियो हम ऐसे 3 वीडियोस 20 मिनट के अपलोड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि किस अधिनियम ने बंगाल के राज्यपाल को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1773 अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानते होंगे जब हम भारत का संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो इसका जो संवैधानिक विकास का इतिहास है उसमें सबसे पहला टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और अधिनियमित करने के लिए इसे 1773 में यह पहला प्रयास माना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, उसके बाद डैश है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो इसका दोस्तों क्या राइट आंसर क्या है, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह दोस्तों आपके टेस्ट के लिए ये वीडियो आई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 244A यानी ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 244 में दिया गया दोस्तों कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कैसे प्रावधान है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और दोस्तों 341 और 42 में परिभाषित किया गया है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति और जनजाति कौन होगा, इसके बारे में 341 से 42 में दिया गया अनुच्छेद। और 344 में क्या दिया गया है, जो उन क्षेत्रों में प्रबंधन कैसे होगा, प्रशासन कैसे चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद डैश है, से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों विकल्प बी होगा, जो उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य संकल्प, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य संकल्प से प्रेरित है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को प्रस्तावित किया था। तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे अपनाया गया था। तो दोस्तों जो पंडित नेहरू ने जो प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था वह एक हिसाब से कह लीजिए हमारे संविधान का संक्षिप्त रूप था कि हमारा संविधान किस रास्ते पे चलेगा उसके बारे में था। नेक्स्ट दोस्तों, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों विकल्प बी सही है। देख लेते हैं 52 जो है भारत का राष्ट्रपति, उसके बाद 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियाँ, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव और 55 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध 1971 के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी, जगजीवन राम। आप सबको पता भी होगा, जो भी लोग जानते होंगे इस युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। जगजीवन राम 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे। और यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 के पूर्वी पाकिस्तान में 3 दिसंबर 1971 से ढाका की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान हुआ था। दोस्तों इस युद्ध का रिजल्ट जो है बांग्लादेश निकल के आया था, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता। ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो राज्य विधायिका के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। राज्य विधायिका के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सांसद के दोनों सदन निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। मतदान एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार किया जाता है। उपराष्ट्रपति का मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होने वाले एक पद को भरने के लिए कार्यकाल की समाप्ति के पहले चुनाव पूरा करा लिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए अगले आने वाले दिसंबर में राष्ट्रपति का टर्म्स पूरा हो रहा है तो उससे पहले चुनाव करा लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि मनोनीत सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं, लेकिन जो राज्य विधायिका के सदस्य होते हैं वह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो आप सबके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि तीसरी अनुसूची शपथ, दूसरी भाषा, चौथी राज्य परिषद सीटों का आवंटन और पहली राज्य और केंद्र। तो अगर आप लोगों ने जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ उसे पढ़ा होगा तो आप लोग को पता चल गया होगा जो इसमें दूसरी अनुसूची मिलाई गई थी वह गलत थी। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में संवैधानिक कार्यालयों के धारकों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की परिलब्धियों यानी कि उनके वेतन के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान लिखित 22 भागों में 395 अनुच्छेद और शुरुआत के समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब आप लोग जान ही रहे हैं इसमें लगभग 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ और 448
अनुच्छेद इस टाइम हैं भारतीय संविधान में। यह दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है भारतीय संविधान। इसमें इस समय कितने 25 भाग हो चुके हैं। शुरुआत में 22 भाग थे और इसमें शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी, इस समय 12 हो चुकी हैं और 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करिएगा। आप जिनका भी आप टेस्ट लेना चाहें या आपके हित मित्र होंगे तो उनके आप एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के क्षेत्र यानी प्रदेश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान का एक मूल अधिकार है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला जो है 19 जो था दिया गया था आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के हमारे जो फ्रीडम दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बाद असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, उसके बाद तीसरा है फॉर एसोसिएशन और यूनियन, तो उसके बाद चौथा है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बाद पांचवा है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बाद छठवां है टू प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो इस प्रकार के जो 6 हमारे अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 के तहत कि हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन वो पीसफुली होनी चाहिए, हम संगठन बना सकते हैं, इधर उधर अपने भारत की सीमा में कहीं घूम सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी 148। आप लोगों को पता भी होगा जो भी लोग पॉलिटी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, और यहाँ पर देख लीजिए उसका जो एनालिसिस है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 151 के तहत किया गया है। उसके बाद दिया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक प्राधिकरण है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 वही सब चीज़ें दी गई है। और इस समय बता दें कि जो हमारे कैग हैं CAG राजीव महर्षि हैं जिन्होंने 2017 में पदभार ग्रहण किया था, वह अब तक इस पद पर बने हुए हैं, राजीव महर्षि। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगीय शक्तियों से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 150। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 140। अनुच्छेद 140 के तहत संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है जो संविधान के तहत उस पर रखे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन ऐसी पूरक शक्तियां किसी के साथ भी असंगत नहीं होनी चाहिए। संविधान में ऐसे प्रावधान अनुच्छेद 140 के तहत किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य उसके बाद डैश के अनुपात में थे। तो यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं प्रांतों की जनसंख्या, राज्यों की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्यों को जो इलेक्ट किए गए थे वह प्रांतों में पर 10 लाख पॉपुलेशन पर 1 लोग इलेक्ट किए गए थे। यहाँ पर देखिए दिया गया द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज 3089। उसके बाद दिया गया दोस्तों 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट और 93 रिप्रेजेंटेटिव द प्रिंसली स्टेट। यहाँ पर दिया गया दोस्तों जो 389 मेंबर इलेक्ट किए गए थे जिसमें से 292 जो थे वह प्रांतों से और 93 जो थे राज्य परिषद वाले थे, प्रिंसली स्टेट थे, जो स्वायत्त राजा थे वहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? तो आप लोग को मोस्टली लोग को ये क्वेश्चन पता भी होगा, लोकसभा है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चन काफ़ी इजी भी रखे हैं, तो इससे आप घबराइए मत, आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। नेक्स्ट है 1978 में संशोधन में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, निपटान अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। तो उस संशोधन के बारे में आपको बताना है। तो 1978 में जो 44वां अमेंडमेंट हुआ था इसमें देखिए इसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था जो संपत्ति का मूल अधिकार था। तो यहाँ पर देखिए दिया इट वाज मेड लीगल राइट टू इंस्टीड ऑफ द फंडामेंटल वन। इसके बाद दिया गया आर्टिकल 19 का F है विच गारंटीज द सिटीजन द राइट ऑफ एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड आर्टिकल 31 आर रिलेटिंग टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन ओमिटेड। सॉरी दोस्तों जो भी थोड़ी आवाज़ फंस रही है तो उसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है 44वां अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था।
कब हुआ था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था इसे हटा दिया गया था। दोस्तों आप जान ही रहे हैं, अगर संपत्ति का जो अधिकार है, अगर यह मूल अधिकार रहता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी धन एक्वायर किए हुए हैं, तो उनके धनों को सरकार ले नहीं सकती है। तो फिर जो ज़मीन वमीन का बात है, काफ़ी लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, तो ये सब इशू सॉल्व करने के लिए सरकार ने इसे समाप्त किया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर क्या है? 1951। आप सबको पता भी होगा 1951 में पहला संशोधन किया गया था। यह 10 मई 1951 तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थानांतरित किया गया था और पहला संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दोस्तों जो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित थी। जो उस समय काफ़ी लोगों के पास, जो जमींदार टाइप के लोग थे, उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी। तो हमारे जो संविधान में कहा गया था कि एक समाज में इक्वलिटी की बात की गई थी, तो इसे लाने के लिए इस अनुसूची को बनाया गया था। और जब शुरुआत में 9वीं अनुसूची बनी थी दोस्तों, तो यह क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन से ऊपर थी, इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता था। और वर्तमान समय में लगभग इसमें 280 से अधिक एक्ट हैं जो इसमें डाल दिए गए हैं। लेकिन फिर जो केशवानंद भारती केस के बाद एक केस आया था, मुझे एग्जैक्ट उसका डेट नहीं याद है, उसके बाद ये भी न्यायिक पुनर्विलोकन में आ गया है। 9वीं अनुसूची भी पहले नहीं थी दोस्तों। उसके बाद दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ दिया गया है कि फ्री लीगल एड की बात की गई है। तो आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द इंश्योर्ड जस्टिस फॉर ऑल। आर्टिकल 14 एंड 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेक ए ऑब्लिगेटरी for the state to ensure equality before law and legal system which promote justice on the basis of इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो यहाँ पर दोस्तों जो आर्टिकल 39A है, इसके तहत जो लीगल एड की बात की गई है, सबको मुफ्त में लीगल एड दी जाएगी। और जो 22 का एक है, अनुच्छेद 22 खंड 1 जो है, इसमें भी इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र राज्य संबंध को उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आप सबको, काफ़ी तेज में बोल रहा हूँ तो आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला, राइट आंसर है पहला, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। कहाँ तक है? 263 तक है। इसमें केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में दिया गया 245 से 263 तक। इसमें देख लीजिए दिया गया अलग अलग हर जगह केंद्र और राज्य 3 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित है। 245 से 255 तक दिया गया है वित्तीय विधान संबंध, उसके बाद प्रशासनिक संबंध, फिर वित्तीय संबंध के बारे में दिया गया है। तो जो भाग है, भाग 11 में जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच हमारे केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस हिसाब से रहेंगे उसके बारे में यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 8 डैश उसके बाद से संबंधित है। तो जो हमारा भाग 8 किससे संबंधित है, आगे देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे जो भाग 8 है दोस्तों, संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8 संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। यह अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान प्रारंभ के समय में 22 भाग 8 अनुसूचियाँ मैं आप सबको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और संविधान में इस समय लगभग 25 भाग और 448 अनुच्छेद हैं और लगभग नहीं एग्जैक्ट 12 अनुसूचियाँ इस समय, जो शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों जिस किसी को भी लगता है कि उनकी पॉलिटी की तैयारी हो चुकी तो उन्हें इस क्विज़ को अटेम्प्ट करना चाहिए। और दोस्तों आप सब अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा डैश है, प्रविष्टि द्वारा पिछड़े आयोग को राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत यह जो पिछड़े आयोग का गठन किया गया है। तो पिछड़ा आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग ने 123वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 में संविधान के 102वां संशोधन किया है, जो इसे संवैधानिक निकाय बनाने के लिए किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338B द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। यह भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, इसे संवैधानिक बनाने के लिए 2018 में जो 102 यानी जो 102वां संविधान संशोधन हुआ है, तो इस आयोग को संवैधानिक बनाने के लिए हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, जो 39A है। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यहाँ देख लेते हैं। 39A में सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता
को बढ़ावा देता है। 32 में संवैधानिक उपचार के बारे में है। 43 में संविधान का अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी के बारे में है। उसके बाद 48 है पर्यावरण सुरक्षा सुधार, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो फ्री लीगल एड के बारे में दिया गया है 39A में। कहाँ पे दिया गया? 39 है, अनुच्छेद 39A में दिया गया कि सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों को पता ही होगा। यह कश्मीर से इसका संबंध था, जो उसे स्पेशल स्टेट बनाती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में भारत में कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से इसे हटा दिया 370 को। तो अब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, अब वो यूटी हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जून 2019 में जल संसाधन और नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय को पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया है दोस्तों। और इसमें इसके जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही दोस्तों, लेकिन आपके ज्ञान के लिए आवश्यक है, तो आप वीडियो से घबराएं नहीं, आराम से आप देखते चलिए। जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उसे आप फोकस करिए। और इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है, मैं बता देता हूँ। ऐसी 3 वीडियोज़ आएंगी जो डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको लगभग 10 से प्लस ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। जो भी दोस्त आपके आसपास होंगे जिनकी तैयारी पॉलिटी में ठीक ठाक होगी, आप उनके पास शेयर करिए और उनसे जानिए कि उनका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता तो भारत का अपना इस्तीफा किसे देगा? तो यह क्वेश्चन भी, अगर आप लोग पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जरूर आपको पता होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसे भारत की संसद यानी दोनों सदनों में विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जो इसके इलेक्शन में जो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा जी। कौन है? गुलजारी लाल नंदा जी। भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। वह 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, उसके बाद जब 66 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में। तो सत्तारूढ़ भारतीय कांग्रेस के संसदीय दल के नए प्रधानमंत्री चुने जाने तक वह इस पद पर बने रहे। 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन्हें दिया गया है। गुलजारी लाल नंदा जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। एक बार जब नेहरू जी की मृत्यु हुई उसके बाद, और जब शास्त्री जी की अचानक मृत्यु ताशकंद में हो गई, उसके बाद फिर इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि संशोधन नंबर कौन सा था कि संशोधन के द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और पहला कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। इस संशोधन के समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। इस जो दोस्तों यह आंदोलन था, इसमें एक व्यक्ति काफ़ी फेमस हुए थे, पोट्टी राम मल्लू, जो भाषाई आधार पर जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग। जो अनुच्छेद 324 है उसमें दिया गया निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो अगर भारत के राष्ट्रपति ना रहे और उपराष्ट्रपति रहे तो उनकी मृत्यु हो जाए, तब उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति का कार्यभार देखेंगे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह एक मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें 20 जुलाई 1969 को भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, तो वीवी गिरी की जो कार्यवाहक उस समय थे, उनके बाद यही शपथ लिए थे जो न्यायमूर्ति, इन्होंने ऐसा कार्यभार संभाला है। सीधे सीधे समझिए आप कि यह एकमात्र न्यायाधीश है जिन्होंने ऐसी स्थिति में कार्यभार राष्ट्रपति का संभाला है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति को फेस किया है। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन में विस्तार में कौन सा संशोधन अधिनियम संसद की शक्ति पर नियंत्रण रखता है?
जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके विस्तार के संबंध में कौन सा संशोधन अधिनियम संसद की शक्ति को नियंत्रित रखता है। तो संसद बार बार उस राज्य का जो इमरजेंसी होगा बढ़ाती रहेगी। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के विस्तार में संसद की शक्ति पर नियंत्रण रखता है। यह मानव अधिकार सुरक्षा, कार्यपालिका और विधायिका दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। और जब यह की गई तो उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे।